Assalamu alaikum. Welcome to Sama Lounge. I'm Bazal Mushtaq. So today we have the most special guests on our show. One is an off-spin bowler and a coach, and the other is obviously an all-rounder cricketer and a former captain of Pakistan team. Please welcome Saeed Ajmal and Mohammad Hafiz. How are you guys? All well with Bazal. कैसे आप सईद भाई मेरे लिए स्पेशली नहीं फैसलाबाद से नहीं आए आप मुझे लग रहा था आप मेरे लिए स्पेशली फैसलाबाद से हैं जी फैसलाबाद से हम फैसलाबाद से आए हूँ आप सही तो सुबह सुबह बारिश से निकला अच्छा मौसम था सुहाना हाँ और मैं रोड पे था माशाल्लाह ठीक हो गया अच्छा आप दोनों से ये सवाल है मेरा अगर आप लोग क्रिकेटर्स ना होते तो आप लोग क्या होते इसका तो मुझे पता है एक्चुअली मैं क्रिकेट जब छोड़ी है तो मैं उसके बाद बिजनेस कर रहा हूँ और तो मैं बिजनेसमैन था ये अब ये भी बिजनेस कर रहा है और साथ में हम क्रिकेट को एंटरटेन जरूर कर रहे हैं मगर उस तरह से आपको पता आफ्टर जब क्रिकेट आप छोड़ते हैं तो पाकिस्तान में आपके लिए कुछ नहीं है सिर्फ यही है कि ये मोहम्मद हफीज है ये सईद अजमल रोटी तो कोई नहीं देगा ना तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और मैंने तो स्टेट में अपना बिजनेस जो छोड़ा था छोड़ के खेला हूँ खेलने के बाद छोड़ा है फिर वही किया है और मैं वही कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है इसमें मोर देन हैप्पी पर क्रिकेट के अलावा कोई शौक तो होगा किसी स्पोर्ट का या किसी और चीज का नहीं मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे कैरियर में मैंने जब ये डिसीजन लिया मैंने अपनी स्टडी सेक्रीफाइस की और मैं क्रिकेट में घुस गया तो मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी मैंने कुछ और कभी सोचा नहीं कि आई कैन बी समथिंग एल्स तो मैंने पूरी जान लगाई पूरी हिम्मत की कि मैंने क्रिकेट ही खेलनी है उसी के लिए मेहनत की और मुझे लगता है कि अल्लाह की रहमत से माँ बाप की दुआओं से मैं जिस काबिल हुआ मैं शायद उसके काबिल नहीं था लेकिन अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा तो मैं अगर मेरी जर्नी दोबारा से कभी स्टार्ट हो ज़िंदगी अगर दोबारा मौका दे तो मैं फिर क्रिकेटर ही बनना चाहूँगा आपका भी ये था शुरू से क्रिकेटर देखिए मुझे क्रिकेट का शौक था शौक के बगैर तो क्रिकेट नहीं आप खेल सकते और मैं खेलता रहा हूँ परफॉर्म भी करता रहा हूँ उसके बाद एज मेरी 28 से 29 साल हुई तो मेरे वाले साहब ने कहा कि भाई बस कर दे जेड़ा काम करना शेख आना वो काम कर क्रिकेट छाड़ मैंने कहा अच्छा चले ठीक है मैंने कहा 1 साल और दे दे मुझे और मेरी बेटी भी थी तो चांस लिया है उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया है और परफॉर्म भी अल्लाह की तरफ से हो मतलब आपने उस एज में स्टार्ट की क्रिकेट जब जिस एज में लोग यूजुअली रिटायर होते हैं नहीं मैंने स्टार्ट नहीं की स्टार्ट तो मैंने 14-15 साल की उम्र में ही की लेकिन आपने पहला अपना टेस्ट मैच खेला 31 में सही और वनडे में खेला 30 में तो फीस तो मेरे से मतलब कि जब मैं खेला हूँ तो फीस तो मेरे से 6-7 साल सीनियर था असल में बज़ल हम सबके कैरियर की जो कहानी है ना अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पूछेंगे तो बड़ी ही आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिलेंगी जैसे इनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी ये है कि ऑब्वियसली इनकी जो फैमिली थी वो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है और वो चाहते थे कि ये बिजनेस करे बट इसने फिर उनको कन्विंस किया कि वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर एंड अलाउ हिम अनदर 1 ईयर वो आप सोचें कि बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी मेरे माँ बाप मुझे लाइक वी बिलोंग टू हम्बल फैमिली वहाँ से मुझे उन्होंने एक ऑप्शन दी कि मुझे लगा मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ लेकिन टू कन्विंस द पेरेंट्स एट दैट टाइम कि जी मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ एंड आई एम सेक्रीफाइसिंग माई स्टडी दैट टाइम माँ बाप कोई भी होता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के बेहतर कोई इंसान बन जाए कोई पढ़ाई जो है हमेशा आपको बेहतर ऑप्शन देती है और हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर अभी तक जो क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्समैन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता इनकरेज नहीं किया जाता उसको ये माना नहीं जाता कि ये एक फील्ड है और उसको कहा जाता है कि नहीं सिर्फ पढ़े लिखा बच्चा जो है वही कुछ बन सकता है खिलाड़ी जो है जो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन है वो शायद अपना टाइम ज़ाया कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसके केस में मेरे केस में और अगर आप ये बात किसी भी और क्रिकेटर से करेंगे तो हम सबके पास एक ऐसी इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये रहेगा क्योंकि पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट नहीं है और यहाँ पे आपको एक बड़े मुश्किल प्रोसेस से गुजर के कोई प्रोफेशनल बनने का जो चांस मिलता है मतलब जिस तरह आप देखें कि हमारे क्रिकेटर्स को ट्रोल भी कितना किया जाता है इवन इंग्लिश बोलने पे उनकी आपको लगता है वो फेयर है नहीं ये तो अनफॉर्चुनेट है हमारे सोसाइटी की जो सबसे बड़ी कमी रहेगी जो पाकिस्तान की सोसाइटी की मैं बात करूँ मेरे अपने मैं आई एम 43 तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने जो कुछ बाकी सोसाइटीज़ में लिविंग सोसाइटीज़ में जाके देखा दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के अंदर एजुकेटेड लोग तो हैं एजुकेटेड इन अ वे कि उन्हें डिग्री ली हुई है तरबियत नहीं है हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला तरबियत है कि हम एक दूसरे की एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते और एक दूसरे के को किसी तरह गिराना चाहते हैं रादर देन कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें आई गो टू द डिफरेंट सोसाइटीज़ वहाँ पे आपकी सोसाइटी में अगर कोई शख्स कामयाब इंसान बनता है तो उसको ओन किया जाता है उसको उसको प्रेज किया जाता है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इसकी कमी है बिल्कुल ऐसे ही है देखें 2 चीज़ें हैं आप प्लेयर हैं
आपने लाखों मुश्किलात से गुजर के आप प्लेयर बने। इंग्लिश मेरी कोई मदर लैंग्वेज नहीं है और हम बोलते भी हैं, जिस तरह भी बोलते हैं, बोलते रहे। और आप बड़ी बड़ी मतलब दुनिया में कामयाब तरीन इंसान हैं, उनके पीछे भी ये चीजें नहीं है। वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने मुल्क का नाम पैदा कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारे मुल्क की लैंग्वेज नहीं है, हमारे मुल्क की लैंग्वेज है उर्दू। तो उर्दू हम बोलते हैं और हमसे कोई अगर गोरा आके उर्दू में सवाल करे तो उससे होगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, हम कहेंगे वाह ये बोल रहा है थोड़ी, क्या बात है। और हम थोड़ी इंग्लिश बोल देते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो इसको तो आता ही। ऐसे ही है कि हमें कम से कम कन्वे तो कर पा रहे हैं हम। लेकिन बेहतर नहीं है अगर उर्दू में ही बात करो, अगर इंग्लिश नहीं आती है। करनी चाहिए है ना। हाँ, क्योंकि मैंने देखा हमें शाये होने की कोई जरूरत नहीं। Exactly. और ना ही मैं कभी आज तक घबराया हूँ कि मुझे उर्दू आती है इंग्लिश नहीं आती। मुझे नहीं आती भाई। हाँ, नहीं आती। कर लो आप, क्या कर लोगे मेरा। Exactly. बात ये है कि आप जो कर रहे हो ना उसके ऊपर दुनिया आपको देख रही है। ये हमारे लिए, ये हमारी कंट्री के लिए। तो हम अपने मुल्क का झंडा लेके चलते हैं, हम इंग्लिश लेके नहीं चलते। तो जो झंडा है ना उसके ऊपर ना उर्दू लिखी है ना इंग्लिश लिखी है, ऐसे ही है। वो हमने उठा के रखना है। जो बंदा उसको उठा के रखता है, अगर आप उसको आगे इंग्लिश में कहेंगे इसको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या कर सकते हैं। नहीं। और ये हमारी जो ना ये सोच है, हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सईद भाई, आपकी ना मुझे जितना मैंने हिसाब लगाया, यू हैव दिस टू पर्सनालिटीज, एक बहुत ही अच्छी शरीफ और इस तरह वाली, एक आपकी फुल बिंदास जुगतबाज वाली पर्सनालिटी है। वो आपकी क्या, इज इट बिकॉज आप फैसलाबादी हैं? जी, मुझे ये मेरे वो क्या कहते हैं जी उसको, मतलब कि फैमिली के तौर पे, जैसे शहर के तौर पे चलते हैं ना, मिसबा सरगोदे का है, इनकी सरगोदे की चीजें बड़ी मशहूर, शहीन इनके मशहूर है। हमारे फैसलाबाद में मोहब्बत प्यार से मीठी मीठी बातों में जुगते मारना हम खुश रहते हैं, कोशिश ये करते हैं। एक्चुअल में देखें, बंदे को हर तरह का होना चाहिए। हर महफिल में आप जाते हैं, हम क्रिकेटर तो जाते ही रहते हैं, सारी महफिलों में जाते हैं। ये नहीं है कि हम सारी अच्छी महफिलों में जाते हैं, बुरी महफिलों में भी अच्छा मैसेज जा सकता है। तो आप वहां भी अगर एटीट्यूड के साथ तरीके से बैठे रहे तो कोई मसला नहीं, कोई आपको छेड़ता नहीं है। तो हर चीज में आपको एडजस्ट होना चाहिए। लाइफ है ये ऐसे है। और लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन आपको पता आते ही है। और अगर इसमें अगर आपको बैलेंस रखना आ जाए तो इंसान कामयाब। वैसे मुझे लगता है लाहौरी भी कम नहीं है, हफीज भाई की आ रही है। ये फैसलाबाद से आ रही है, तो 70% फैसलाबादी है ना। देखें, कुछ लाइफ के अंदर इंग्रेडिएंट्स पैदा हो जाते हैं और ये फैसलाबाद से हैं। वी ऑल नो कि फैसलाबाद के अंदर अगर आप वहाँ के लोगों को जानते हैं, हाँ, तो वहाँ पे बात बाद में होगी, जो करनी है जुगत पहले आएगी। हाँ। तो मुझे लगता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। इसको ऐसे ही एज ए पैकेज हमें रिसीव करना पड़ेगा। ये पैकेज नहीं तो आप लोगों के बीच में मुकाबला हो, कौन जीते? ये जीतेगा। वैसे तुसी भी कम नहीं हो। No one can compete। सईद अजमल को जुगतबाजी में कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपको रमीज राजा ने मैजिशियन का टाइटल दिया था सईद भाई, उसकी क्या कहानी है? ये कहानी तो कोई नहीं है। अब देखो, मैं ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा हूँ तो इन्होंने मतलब कि एक दिन कमेंट्री कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ये बॉलिंग लाइक मैजिशियन के बॉल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ जा रही। तो वो वर्डिंग होती है, तो वो वर्डिंग उन्होंने, जैसे प्रोफेसर है, हफीज साहब का प्रोफेसर शुरू हुआ है, तो ये कोई कॉलेज में प्रोफेसर थोड़ी है। मतलब वो ये इनका वो एक उन्होंने नाम रख दिया तो वो चल रहा है। और मेरा भी उन्होंने मैजिशियन कहा था, कमेंटेटर, तो बॉलिंग ही अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह की। मुझे लगता है कि जब सईद अपने पीक पे थे एज ए बॉलर, ऑब्वियसली इट वाज रियली डिफिकल्ट टू पिक हिम एज ए बैट्समैन, और उसको मैजिशियन कहना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कैरियर इन्होंने पाकिस्तान की सर्विसेज दी, जो इन्होंने खेला, ये हम सबको बहुत एज ए फैन ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके कैरियर में। जो इनका एक बैटल था बैट्समैन के साथ, उसको तकरीबन अनप्लेबल होते थे जब ये बॉलिंग करते थे। इनकी वैराइटीज़, इनके पास स्किल्स बहुत थे। तो मुझे लगता है कि ये जो इनको मैजिशियन के तौर पर कहा गया है, तो वो राइटली कहा गया। इन्होंने जिस तरह आपका भी बोला कि आपको भी प्रोफेसर नाम, आपका क्यों प्रोफेसर? आपको चंदा भी कहते हैं? ये चंदा इज माय निकनेम, ऑब्वियसली फैमिली स्टिल कॉल मी चंदा। मेरी आपकी चांद जैसी शक्ल की वजह से? नहीं, अम्मी माँ बाप को तो हर बच्चा बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब मेरी वालदा मुझे प्यार से कहते थे। फिर फैमिली का नाम, जो फैमिली अभी भी मुझे हफीज़ नहीं कहती। अच्छा। मेरी बहन भाई और मेरे क्लोज जो मामू, ताया, ये जो जितने रिश्तेदार हैं, ये मुझे चंदा ही के जो है वो कॉल, ये शुरू से ही आप कर रहे हैं। फैमिली में बड़े, हाँ, वो तो पढ़ ही जाते हैं फिर इस तरह। जी जी। तो प्रोफेसर किस तरह पढ़ा आपका, क्यों पढ़ा? आई डोंट नो, आई फेल्ट के मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज को समझते हुए शायद ये नाम दिया गया, एंड आई डोंट माइंड इट। मेरा मैजिशियन का बताया ना, ये मुझसे पूछा ना क्यों है, आप बताएं। ये इसे पूछ लें। एक्चुअली हफीज साहब को ना, मतलब कि हर बात में बताने का इनका एक
हर चीज में घुस के बताते हैं, यार ये इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और कोई काम हो रहा ना तो इसमें अब कोई काम करना तो मिसबा क्रिकेट की बात करेगा, चाहे उसके ऊपर बाहर सलाब आया हो ना, इसने कमरे में बैठ के क्रिकेट की बात करनी का, आज सलाब में क्रिकेट कैसे खेलनी है। तो ये हफीज साहब का ये थोड़ा ऑपोजिट था कि जहां भी बात हो रही है तो इन्होंने अपना इनपुट लाजमी देना कि यार इसको ऐसे किया जाए, अगर ऐसे किया जाए। देखिए समटाइम अच्छा होता है, समटाइम बुरा होता है, और इनपुट आपको देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, प्लस आपका एक मैसेज चला जाता है। तो हफीज साहब का ये मशहूर रहता है, हर जगह पे अपनी इनपुट देते थे, इसलिए इनको प्रोफेसर का नाम। अच्छा, मुझे लगा आपने डिग्री भी ली थी ना काफी लेट जाके, आप कॉलेज में हुए थे या कुछ? नहीं, मैं अभी मैंने स्टडी दोबारा से रिकनेक्ट किया अपने आप को एजुकेशन के साथ। अच्छा। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेसर, इज नॉट लाइक द नेम गिवन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिग्री। वो शायद क्रिकेटिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, इसके ऊपर मुझे कहा गया। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, बट आई रियली लाइक, आई एम फैसिनेटेड कि आपने इतनी लेट जाके आपने अब एक डिग्री के लिए आप जा रहे हैं, मतलब एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए भी। क्या असल में बज़ल मेरी लाइफ का एक सेक्रीफाइस था। मैंने अपनी स्टडी छोड़ के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, तो दिल में कहीं ना कहीं उसकी एक तड़प मौजूद थी कि अगर मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर सका लाइफ में तो मैं वो करूंगा। फिर रिटायरमेंट के बाद मेरे पास इनफ टाइम था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डिग्री की तरफ वापस जाऊं, अपनी एजुकेशनल साइड को हिट करूं, जस्ट टू लर्न मोर। सियासतदान बनने के लिए डिग्री जरूरी है इसलिए? नॉट रियली। अच्छा हफीज भाई, आपने अंडर 19 से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की आपकी जो जर्नी है उसका कुछ बताएं कि क्या वो ट्रांजिशन कैसे हुई आपकी? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान रिजर्व एंड कोई भी ऐसी चीज़ बिफोर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान में नहीं खेला था। आई प्लेड वन ऑफ द सीजन जब मैंने क्रिकेट शुरू की। एक्चुअली आई स्टार्टेड माई क्रिकेट इन व्हेन आई वाज 19। तो मेरे कुछ 2 या 2.5 माह रहते थे 19 साल होने में, तो हमारी अंडर 19 के ट्रायल हुए और मैंने वो ट्रायल दिए, मुझे सरगोदा की मैनेजमेंट ने पिक किया। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने उसमें पाकिस्तान टॉप किया, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा जावेद भाई का, जावेद मियांदाद बहुत बड़े प्लेयर, बासित अली, ये मुझसे पहले बड़ा रिकॉर्ड इनका था, तो मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा। वहाँ से मेरे अंदर फील आई कि आई कैन प्ले क्रिकेट, लेकिन मुझे अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 लेवल पे सिलेक्ट नहीं किया गया। मुझे ये कहा गया कि मुझ में अभी वो बात नज़र नहीं आ रही। आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली। कुछ लोग हैं वो ऐसे डिसीजन को नेगेटिव लेते हैं और अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने हमेशा चैलेंज लिया और मुझे लगा कि अगर इनको अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि टॉपर को होने की वजह से भी नहीं नज़र आई, तो मैं ज़रूर वो चीज़ पैदा करूँगा। आई वेंट बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट। आई प्लेड 3-4 years फॉर सरगोदा एंड सुई नॉर्दर्न गैस डिपार्टमेंट। वहाँ परफॉर्मेंस की, तो 4 साल लगे उस जर्नी के टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो मुझे 4 साल में मैंने लर्न किया, मैंने मज़ीद अपने अंदर वो बात डालने की कोशिश की जो किसी सिलेक्टर को इम्प्रेस कर सके। तो मैं जब वो मेरी परफॉर्मेंसेस आती गई और फिर 2003 में मुझे अल्लाह की रहमत से वो मौका मिला, तो आई वाज सो ग्रेटफुल कि मुझे अल्लाह ने इस काबिल किया कि मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकूं फॉर हाईएस्ट लेवल। एब्सोल्युटली। अच्छा सईद भाई, आप बताएं कि आपका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा ट्रैवल करना इंटरनेशनली और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना पहली दफ़ा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक्सपोजर मिलना, वो सारा कुछ, हाउ वाज दैट? मेरा तो स्टार्ट ही पाकिस्तान से हुआ। एशिया कप था 2008 का, और मैं टीम को, मुझे बड़ी मुश्किल से रखा गया। इवन इन्होंने मुझे ट्रायल पे बुलाया पहले कि ट्रायल देंगे। उससे पहले मुझे 2007 में भी अनाउंस किया गया था कनाडा टूर के लिए, मुझे ड्रॉप कर दिया गया। वो शुएब खान को रखा, कोयटा वाले को। जब 2008 में मुझे इन्होंने रखा ना, तो उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं ट्रायल देने के लिए नहीं आऊँगा, मुझे आपने 15 में रखना है तो रखें। नहीं, ऐसी उम्र से ट्रायल बंदे भी नहीं सर। 30 साल में भी ट्रायल और घर से भी ट्रायल। ट्रायल इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने मिसबा ने मुझे कॉल की कि यार तेरे ट्रायल में है। किस चीज़ के ट्रायल में? वो मैंने कहा मेरा रिकॉर्ड चेक करें आप, ठीक है अगर खिलाना है खिलाएं, तो नहीं मैं नहीं आऊँगा। मिसबा ने मुझे इंग्लैंड जाने से भी रोका था। 10,000 पाउंड वहाँ से मिलते थे और डोमेस्टिक में तो इतने पैसे ही नहीं थे तब, बहुत कम पैसे थे। उसने मुझे रोका, उसने कहा कोई नहीं इंशाल्लाह करते हैं। तो उस दिन उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। अगले दिन मुझे हारून रशीद साहब का फ़ोन आया कि हमने आपको 15 में रख लिया। मैंने कहा जी मेहरबानी। उसके बाद हमारा कैंप लगा DHA कराची में। वहाँ जाके मेरे पीछे बातें हो रही थी, मैं वहाँ बॉलिंग कर रहा था, मेरे पीछे बातें हो रही थी, ये सिफारशी रख लिया, ये रख लिया। चीफ सेलेक्टर साहब थे उस वक्त के, नाम नहीं मिलूंगा, सबको पता होगा। बहुत सारी बातें हुई। तो शुएब मलिक साहब मेरे पास आए, मैंने वो कप्तान थे, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है शुएब भाई? तो वो जो
सिलेक्टर कह रहा है इसको मैं अगर एक हाथ से खेलूं तो ये मैं इसे उठ रहा हूँ इस चीज। मैंने कहा यार, फिर इन्होंने शाहिद भाई को मिडल में बैटिंग के लिए भेजा, उनको कहा कि इनको मारो। तो फिर तो मेरी ईगो हर्ट हुई। मैंने कहा अच्छा शाहिद भाई आज तो फिर नहीं मारेंगे आप, क्योंकि मेरा तो आज मैच खेलने का चांस है। मैंने शाहिद भाई को ग्राउंड से बाहर हिट नहीं मारने। वो काफी देर लगे रहे। उसके बाद जैफल हसन साहब थे कोच, उन्होंने बुलाया, उनका ओके वेल डन। फिर अगला मैच था पाकिस्तान का, मैच तो मैं नहीं खेला। फिर 2-3 आखिरी मैच मुझे उन्होंने इंडिया के खिलाफ चांस दे दिया। आपको पता है इंडिया के खिलाफ बहुत सारे बंदे खेलते भी नहीं। मुझे चांस मिला, मैंने कहा जी मैंने चांस अवेल किया, और मुझे जाते हुए कहा गया कि ये आपका पहला और आखिरी मैच है, अगर आप परफॉर्म करोगे देन यू विल प्ले, अदरवाइज। वह जिस तरह अभी आपने कहा ना कि लोग बातें भी करते हैं और सुनाते थे, नेम कॉलिंग होती थी। मैंने खुद अपने मतलब आंखों से देखा है कि पब्लिक में क्रिकेटर्स जिनको ट्रोल करते हैं कभी कभी, तो उनको पब्लिक कोई लिहाज नहीं करती है। तो उस चीज़ से आप लोग कैसे डील करते हो? देखिए पहले तो मैं इसकी वाली बात करूँ, आप इसकी बात सुनी मेरी, आपने सुनी, हम सब लोग चैलेंज होते हैं। जब वो चैंपियन ही नहीं है जो चैलेंज ना हो। बिल्कुल। तो हम सबको लोगों को प्रूव करना होता है एवरी डे इन अ प्रोफेशनल लाइफ, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं ज़्यादा तौर पे मेरा ये पैगाम होगा तमाम यूथ को कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें एंड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो इस पे बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, नेगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप टूट जाएं, नेगेटिव जोन में चले जाएं, रिजिलियंट ना हो, तो आप वापस नहीं आते। तो ये इसकी स्टोरी से भी कि लोगों को लगा कि ये अच्छा बॉलर नहीं है, मेरे बारे में लगा कि मेरे में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर आप जितने भी क्रिकेटर से पूछेंगे तो सबके हार्डशिप उन्होंने बर्दाश्त की हुई। तो ये कंपलसरी है और ये आपको शाइन करता टू मी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि देखें फैंस की मोहब्बत अपनी जगह, हम सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। Absolutely. लेकिन एट सर्टेन स्टेज में लगता है कि हमारे फैंस भी ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी एक लाइफ है। हाँ जी, बिल्कुल। उस लाइफ के अंदर हमारे अपने भी एक टाइम है जिसको हम गुजारना चाहते हैं। तो सम टाइम वो उसमें से मुश्किल में डाल देते हैं हमें। लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी फैंस के साथ जो है वो बदतमीजी ना हो, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा टाइम मेरे बच्चों के साथ है या फैमिली के साथ है। लेकिन अगर कोई फिर भी ना माने तो फिर कोशिश मैं करता हूँ कि मैं उससे दूर हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। जैसे अभी सईद भाई ने कहा काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं। आजकल क्रिकेटर का करियर स्पैन भी कम हो गया है और एकदम से ये कैंसिल कल्चर आ गया ना कि फौरन किसी भी छोटी सी बात पे आप फैंस क्रिकेटर को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं या उनको कहते हैं बैन लगा दो इसको, या जो भी इस तरह का सीन होता है। देखें जैसे आजकल शदाब के ऊपर बात चल रही है और आप अपने मेन बॉलर को कैसे निकाल सकते? ठीक है उसने बुरी परफॉर्मेंस दी, अब प्लेयर ने इतना परफॉर्म किया है, शदाब खान नॉट अ बैड प्लेयर, आपको एक नंबर 8 पे प्लेयर चाहिए ही चाहिए। अब जो भी ये सोशल मीडिया चल रहा है ना, ये एक अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने मुल्क के लिए, अपने प्लेयर के लिए पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। आपकी टीम हार गई, सब पे बात होनी चाहिए, एक प्लेयर पे नहीं होना, ब्लेम एक पे नहीं होना चाहिए, कप्तान पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हफीज भाई, आप जब 2014 में कैप्टन थे तो आपसे भी कहा गया था कि शाहिद अफरीदी को ड्रॉप कर दें, वो क्यों, मतलब व्हाई? देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, स्पेशली जो चेयरमैन बनते हैं, वो बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि उनका डोमेन नहीं होता। मेरे साथ उस वक्त ये मुश्किल आई कि मुझे जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, ऑब्वियसली जब आप किसी को कप्तान बनाते हैं तो आप उसको फुल अथॉरिटी देते हैं और सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ भी वो रही, लेकिन जब एक नए चेयरमैन आए, उन्होंने जब मेरे से कुछ मीटिंग्स की तो मुझे लगा कि ही इज़ नॉट इन माई फेवर टू बी अ कैप्टन फॉर अ पाकिस्तान फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई अंडरस्टूड दैट एंड आई बेसिकली वो जो 2014 के अंदर जो वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे थे, उसमें सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं, 3 प्लेयर्स के लिए मुझे कहा गया कि आप इनको ना लेके जाएं। अच्छा। और हालांकि वो जो टीम थी वो बेस कर रही थी परफॉर्मेंस पे, वो बेस कर रही थी एक राइट कॉम्पोजिशन पे, और उसको सिलेक्टर्स के साथ मिलके कई परफॉर्मेंसेस के बाद हमने वो डिसाइड किया था। फिर मुझे जब कहा गया, जब ये टीम अनाउंस होनी थी कि जी आप ये इन 3 प्लेयर्स को निकाल दें, जिनमें वन वाज शाहिद अफरीदी, अदर 2 वाज शुएब मलिक एंड कामरान अकमल, तो मैंने कहा जी मैं इसकी कोई रिप्लेसमेंट अगर आपके पास है तो आप दे दें। पहली बात तो ये कि ये सिलेक्टर्स और हमने मिलकर टीम बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड वी थॉट दिस इज द बेस्ट टीम। आपने अगर चेंज करवाना है, पहले तो ये आपकी डोमेन नहीं है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो आप इसकी रिप्लेसमेंट तो सामने लेके आए कि इन 3 प्लेयर्स की जगह कौन है जो आ सकता उस वक्त। तो वो भी कोई रेडी नहीं थी, तो मैंने उसको नहीं माना था। मैंने कहा था जी कि मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम है और मैं पाकिस्तान के बेहतरी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जिसमें मुझे ये कहा गया था कि इफ़ द रिजल्ट विल नॉट बी sufficient like good enough, then you need to face the consequences. And I stood up for that, क्योंकि मुझे पता है कि एज ए लीडर
अगर आपसे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट 2014 वर्ल्ड कप. आई सेड नथिंग टू ईच एंड एवरीवन देयर. मैंने किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं किया. परफॉर्मेंस सबसे बुरी, बट आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थॉट लाइक इफ एनीवन कैन डू बेटर जॉब देन मी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज ए कैप्टन, आई एम ओके विद दैट. ये भी बहुत बड़ी बात है टू अंडरस्टैंड दैट. आजकल जिस तरह वसीम अकरम हो गए, रमीज राजा हो गए, ये उस टाइम के 90s के क्रिकेटर्स हमारे भी सुनने में ऐसे आते हैं. हमें भी अगर किसी को सुनो तो 90s के कहा जाता है 90s के प्लेयर्स क्या प्लेयर्स थे, वैसी टीम नहीं है आज तक. यू आर द ओनली पर्सन जिसका मैंने पहली दफ़ा सुना है कि एक ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये था कि 90s के प्लेयर्स ने ऐसा आपने कहा कि कुछ लेगेसी इतनी छोड़ के नहीं गए. व्हाई डू यू से दैट? देखिए, मैंने ये बात क्यों की थी, देयर इज नो डाउट दैट द प्लेयर्स ऑफ 90s वर एक्सीलेंट विद देयर टैलेंट, इंडिविजुअल टैलेंट. कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता. लेकिन जब आप एज ए टीम खेले, जब वो एक कॉम्पोजिशन बनी, एक टीम बन के खेली, दे लेफ्ट नथिंग राइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. तमाम कंट्रोवर्सीज उस दौर में आई. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ जितनी भी गलत चीजें मुंसलिक हुई वो उस दौर से शुरू हुई. अच्छा. उसके ऊपर जो है कोई फैसले नहीं लिए गए. पाकिस्तान ने क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के फील्ड के अंदर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता. आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 1992 विक्ट्री. उसके बाद 96, 99, 2003 तक ये बड़े प्लेयर, बड़े नामी ग्रामी प्लेयर जिनके टैलेंट बहुत बड़े थे, 3 वर्ल्ड कप हुए, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता आपने. इस सारे दौर के अंदर आपने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई फैंटा नहीं लगाया हुआ. आपने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका फैंटा नहीं लगाया हुआ. तो वो जो बाय अचीवमेंट भी था ना, they brought nothing to Pakistan, like not that much to Pakistan cricket, which we can expect from the talent they were having that time. तो मेरा कतन उनके like as an individual they were the great, I felt, as a when it comes to comparing the talent they have. लेकिन जब उनकी कोलेक्टिव एफर्ट देखूं तो मेरे पास कुछ नहीं है बताने को कि 90s के वो प्लेयर जो अपने आप को बहुत बड़े, लाइक हम भी मानते हैं कि दे वर द बेस्ट, लेकिन उनकी एज ए टीम कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेस के साथ हम लोग नहीं खड़े रह सके. और हमें एज ए न्यू जनरेशन, जब हम लोगों ने उनको ओवरकम, लाइक उनको हमने रिप्लेस किया, तो जब हम बाहर की दुनिया में गए घूमने फिरने, तो हमें इनके कुछ वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थे वो जब ये होके आए थे तो कोई बेहतर हमें रेपुटेशन नहीं मिली. तो मुझे लगता है बहुत सी ऐसी, जब आप कैरिड अवे हो जाते हैं ना अपने टैलेंट से, जब आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, तो शायद मुझे लगता है कि 90s के प्लेयर कलेक्टिवली कैरिड अवे हो गए और वो अपने टैलेंट के को जस्टिफाई नहीं कर सके, या पाकिस्तान की वो जो विक्ट्रीज के अंदर उनका रोल होना चाहिए था, या वो लेगेसी जो उनको छोड़नी चाहिए थी, पॉजिटिव लेगेसी, वो नहीं छोड़ सके. हाँ, कि जैसा टीम में एक पॉलिटिक्स चलती है, ईगो क्लैशेस भी होते हैं, सारा कुछ होता है, उस पर परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है. मुझे देखें, ऑब्वियसली यू नीड अ गुड एटमॉस्फेयर विद इन द टीम, इन द ड्रेसिंग रूम. यू नीड राइट पीपल होल्डिंग द टीम स्टेजेस, लाइक वो जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, आपके कप्तान का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है. वो राइटली आप सबके टैलेंट को यूटिलाइज करें. मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल आपको मुश्किल हालात में परफॉर्म करने का तरीका आना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल. ठीक है, उसमें कुछ ग्रेट निकले हैं, बट कुछ कुपाहतें भी हर एक में आती हैं. देखें, इसमें बहुत सारे, हर फॉर्मेट के लिए हिसाब से अगर खेला जाए ना, तो 92 के बाद वाकई कोई हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, बट जो अगले 3 वर्ल्ड कप हुए ना, हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम. 96, 99 एंड 2003. 99 की तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये को हारेंगे किसी से, मगर वो तो हमने एक टीम से ही हारे थे. उसके बाद हम जाके फाइनल भी हारे. उसके बाद देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उसमें कुछ ग्रेट प्लेयर आगे आए हैं, फिर कुछ पीछे भी रह गए हैं, और जो पीछे रह गए वो बिल्कुल ही पीछे रह गए. हाँ जी. उनको आगे नहीं आने दिया गया. और अगर क्रिकेटर तभी बनता है, कामयाब तभी होता है कि उसकी लाइन जो है ना, ऐसे नीचे से ऊपर जाती है. जब वो ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से अगले आने वाले बंदे हैं, वो भी ऊपर जाने के लिए वो पीछे से पुश करना चाहिए. तो हमारी लाइन टूट जाती है रास्ते में. हम कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ. हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सबको साथ लेके जाना है. टीम पाकिस्तान है, टीम मेरी नहीं है. मैं भी पाकिस्तानी बंदा हूँ. अकेले क्या करते रहो, कितनी देर तक आप लड़ते रहोगे. मगर एक एक होता है, ये भी 11 है लिखने में, पर 2 है. पर अगर ये 11 बन सकते हैं तो वो 11 ज़रब 11 कितने बन सकते हैं. तो यही है, हमें
टीम को भी बिल्ड करना है, अपने आप को भी लेके जाना है। You agree कि स्टारडम तो था उनका एक जो Absolutely. इवन आई फील लाइक आप लोगों की जनरेशन का भी एक स्टारडम है अभी तक, वो उस लेवल का ही है। जो अब की जनरेशन का जो है क्रिकेटर, आपको लगता है वो स्टारडम है अभी या वो नहीं रहा? मुझे अगर नहीं है लगता तो क्यों है नहीं? कि हमसे ज्यादा और इनको बहुत ज्यादा बैकिंग भी है और इनको आई थिंक दे आर बेटर क्रिकेटर्स देन अस। मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है और इनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। हमारे टाइम पे हमारी फैसिलिटेशंस हमारे दौर के मुताबिक उस लेवल पे नहीं थी जो मुझे लगता है आज के क्रिकेटर को मिल रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। फाइनेंशियली भी सपोर्ट काफ़ी है, हमें वो भी नहीं थी। हमारी मैच फीस गालबन स्टार्ट ही मैं 2008 से शुरू हुआ तो मेरे 70-80 हज़ार रुपये इनकी टोटल हमारी मैच। अब भी देखें ना लाखों में है, बल्कि अब तो एग्रीमेंट भी अच्छे हो गए हैं। हमें सिर्फ बिल्ड करना है। अब देखें क्रिकेटर हमसे अच्छे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में प्लेयर शाइन हो रहा है और कोई बड़े स्टार भी हमारे आगे नहीं आ रहे। 2-3 स्टार्स के अलावा बाकी हमें इन आउट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और लगातार जो खेल रहे हैं वो आपके सामने 3-4 प्लेयर हैं हमारे जो लगातार, और इन्हीं को ही हम पुश कर रहे हैं। हमें सबको पुश करना है। आजकल के प्लेयर्स का अगर देखा जाए, यंग प्लेयर्स में आपको ऐसा कोई लगता है कि इसको देख के मजा आ गया? नहीं, शाहीन को आता है मजा, काफी जोर लगाता है। उसके बाद देखे बाबर आजम है, रिजवान देखे इसने कितनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया, ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मोहम्मद रिजवान अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, मगर हार्ड वर्किंग जो उस बच्चे ने की है, जो उस मेरे रिजवान ने किया है, उसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। वो बड़ा मतलब कि कहीं भी वो अपने आप को लेट डाउन नहीं करता, रनिंग मिड में विकेट कर रहा है, कीपिंग कर रहा है, हर चीज में वो उसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी 100% आ रही है। ये इस तरह के प्लेयर टीम में अगर हो ना तो वो टीम को नीचे नहीं आने देते। अब कितनी तनकीद उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर हुई है, रिजवान के ऊपर, और देखें वो क्या परफॉर्म। बिल्कुल। वैसे सही भी आप एक बात बताएं कि आपका वो आपके साथ दूसरा जो आपका बैन हो गया था, आपका बॉलिंग एक्शन बैन कर दिया था, आपने उससे डील कैसे किया कि जो आपको बैन भी लगा? खुद ही किया है एक्चुअली में। मुझे बोर्ड की तरफ से तो सिर्फ यही था कि आप इनके जाके ना सैकी भाई के साथ मिलके काम करें, मुशी भाई के साथ मिलके काम करें। उसके अलावा जो उनके ऊपर जो नॉलेज था उसका, जो उनके रूल्स और रेगुलेशन थे, उसके लिए तो मुझे खुद से एफर्ट करनी पड़ी। अगर आप देखें ना, वो पिन मार्क्स लगाते हैं, यहाँ पे ये लगा रहे हैं बॉलिंग के ऊपर, वो एक मार्क्स लगाते हैं, वो मैनुअल लगते हैं। अगर वो मार्क्स मेरे साथ जाने वाले बंदे को भी उसका नॉलेज होना चाहिए ना, कि यार ये यहाँ से यहाँ लगा दिया है तो इसका 4 डिग्री का फर्क पड़ता है, यहाँ से यहाँ ही लग गया तो इसका 10 डिग्री का फर्क पड़ता है। उसको तो कोई पता नहीं था। हमारे साथ जाने वाले बंदे को भी नॉलेज कोई नहीं था, और उसके ऊपर हम फंसे हैं। एक्चुअल में वो जो रिजल्ट ब्लैक बॉक्स के अंदर डालते हैं ना, मैनुअल नहीं है, वो कंप्यूटराइज है। मैंने उनसे सवाल किया कि ये 100% राइट है? दे सेड नो। मैंने कहा फिर क्या, इसका रिजल्ट क्यों आप हमें दिखा रहे हैं? इवन दोस्त के ये जो रिलीज बिफोर रिलीजिंग, जब ऑफ स्पिनर कोई बॉलिंग करता था, इसका आफ्टर रिलीज मैंने करवाया जाके। बिफोर हाथ में बॉल आपके है, आप कैसे बता सकते हो कि ये रिलीज हो गया? और आफ्टर रिलीज और बिफोर रिलीज के एक फ्रेम में 3 डिग्री का फर्क था। तो ये भी आईसीसी को मैंने करेक्ट करवाया। हमने इसके ऊपर काम बहुत किया। बजल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये साइंसदान भी है। हाँ, मैंने सुना है, I've heard। तो ये जो कह रहा है ये साइंसदानों की जुबान बोल रहा है। एक्चुअली देखे, जब मेरे ऊपर ब्लेम आया, मैं वर्ल्ड नंबर 1 था और ऑल फॉर्मेट में मैं 1-1-2 था जब जो मुझे इन्होंने आउट किया। तो उसके हिसाब से मुझे हर्ट हुआ है, मेरी पूरी कौम को हर्ट हुआ है, मेरी पूरी टीम को हर्ट हुआ है। उसके ऊपर फिर जाके मैंने जो काम किया ना, वो पीसीबी ने नहीं मुझे करवाया, मैंने खुद किया। उसके साथ मेरा मैनेजर था मुगीस अहमद, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। वो हम इंग्लैंड में गए, हमने ऑस्ट्रेलिया से बात की, हमने हर जगह बात की। अब मेरा एक ये शोल्डर है 90 डिग्री तक टेढ़ा हो जाता है, और साइंस जो है ना उसमें जिसका शोल्डर 90 डिग्री तक टेढ़ा होता है वो बेंड किए बगैर उठा ही नहीं सकता। तो ये भी तो एक करेक्शन थी जो मेरी पहले जब टेस्ट हुए थे 2 दफा, उसमें उन्होंने यही किया था। उसके बाद आगे आपके लॉ चेंज हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं पता? पूरी दुनिया के बोर्ड्स को पता है, हमारे बोर्ड्स को क्यों नहीं पता कि ये लॉ चेंज हुआ है? ये सारी चीजें इंक्लूड है, बट इसके ऊपर हम कितना 100% दे रहे हैं। आपने लॉ के ऊपर साइन किए हैं, आपको पता ही नहीं है इस लॉ में आपका प्लेयर खुद मर रहा है, पता ही नहीं, आपने साइन कर दिए। देन हफीज साहब के ऊपर भी ये आया। अब देखो 1 डिग्री, एक बंदा अभी करंट 2 हफ्ते पहले ही मैच, बल्कि हफ्ता पहले मैच उसने खेला है, वो भी इसमें आ रहा है। वो इज द लेजेंड, वो इज द ग्रेट बॉलर है जी।
नहीं, लेकिन जब ये आईसीसी इस तरह पाकिस्तान को टारगेट बनाता है स्पेशली, और फिर पीसीबी भी आगे से कुछ आपको सपोर्ट नहीं करता, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी। यार ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। हम्म अब ये मेरे हाथ में क्या ताकत है कोई ताकत? नहीं। इसमें ताकत है कि इसमें ताकत है? अगर इसमें ताकत है तो फिर तो कोई ताकत नहीं है, ताकत तो इसमें है। भाई ये स्ट्रांग है, तो फिर इंडिया का स्ट्रांग ही है ना, हमारा तो नहीं है ना। ऐसे ही है। हमारा तो ये है भाई, दे दो थोड़े $। अच्छा, वैसे आजकल कोई, आज के यंग लॉट में ऐसा कोई प्लेयर है जो आपको लगता है कि बिजनेसमैन वाला उन्होंने बात कर मैंने किया कोई बात यार, मैंने तो ये किया कि हमारा हाथ ही ऐसे है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योर इनफ और प्रोफेशनल इनफ नहीं साबित हुई इन द रीसेंट पास्ट। इसके केस के अंदर या उसके बाद भी बहुत से अभी फैसले, और अभी देखें एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल का जो एक्सेप्टेंस की गई, वो बोर्ड के लोगों ने गई ना, लेकिन इनमें से कोई लोग थे जो मौजूद थे, जो अफेयर्स को जिन मैनेज करना था, वो बेहतर फैसला नहीं लेके आए। हाइब्रिड सिस्टम एशिया कप में किसी को भी समझ नहीं आया। इसका क्या फ़ायदा था, क्यों एक्सेप्ट किया गया, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। इसके केस में भी यही हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो उस वक्त मौजूद थी, वो जो चीज़ें वहाँ पे करके आई, एक्सेप्ट करके आई, वो उनको उस वक्त नहीं करना चाहिए था, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। और टारगेट कौन कर रहा है? सईद अजमल और मोहम्मद हफीज। और टीम की रीढ़ की हड्डी कौन है? ये स्पिनर तीनों, लाला, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल। हफीज नए बॉल से 10 ओवर निकालता था ऊपर से, मिडल में लाला निकालता था, एंड पे मैं निकालता था। आजकल हमारे 3 फास्ट बॉलर जैसे 333 चल रहे हैं, उस वक्त हम स्पिनर थे तीनों। हमारा टारगेट होता था 225 रन किसी तरीके से बना लो, और आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखें कि 225 में से हम कितने % जीते हैं। हमारा तो 200 से क्रॉस होता था, टीमें कांपना शुरू हो जाती थी, यार 200 हो गया, अब इसको पूरा भी करना है। वो कहते हैं हफीज से बचना है। क्रिस गेल कितने बड़े छक्के मारता है, हफीज को आके कहता था हफीज प्लीज डोंट, ऐसे ऐसे करके माफिया मांगता था। उनको पता था हमने टारगेट, नाश्ते पे टारगेट कर लेते हैं, पीटरसन मेरा है, ये मेरा है, ये हफीज का है, ये इसका है, ये लाले का है, तो हम तो वहीं पे लड़ना शुरू कर देते थे। अच्छा हफीज भाई, सुना है आपको इंग्लैंड में आपका शादी का भी कोई रिश्ता आया था, वहाँ आपका क्या नहीं बना फिर? वैसे इनिशियल स्टेज पे जब मैं पहली मरतबा इंग्लैंड गया, आई एम टॉकिंग अबाउट 99-2000, तो ऑब्वियसली जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास आती हैं सेटल डाउन होने की। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि मैं वहीं पे सेटल्ड हो जाऊँ, शादी कर लूँ, बट आई रिफ्यूज़ दैट टाइम बिकॉज माई गोल टू अचीव वाज डिफरेंट। मुझे नहीं लगा कि मैं इंग्लैंड के अंदर रह के कुछ हासिल कर सकूँगा। तो फिर मुझे, आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। आई थिंक यू मेड द राइट, बिकॉज़ आई नो हर वाइफ एंड शी इज द बेस्ट, लाइक आई लव नाज़िया आंटी, और आई थिंक यू मेड अ गुड डिसीजन। थैंक यू। अच्छा, आपका नहीं हुआ, आपको जो फीमेल फैंस की टेंशन मिलती है, हाउ डू यू लाइक इट? आपको अच्छा लगता है कि? को नहीं लगता। हाँ, मुझे बताएं। हाँ। अच्छा, अब हम रैपिड फायर पे जा रहे हैं, आपने फौरन जवाब देना है और थोड़ा फायरी जवाब देने हैं। अगर आपकी कोई बायोपिक बने तो हीरोइन कौन लेंगे? पाकिस्तानी कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल टेक एनीवन। क्या मतलब मायरा, महवेश, कटरीना, करीना, कोई? वैसे मैं नाज़िया आंटी को दीपिका कह के बुलाते रहता हूँ, तो आई थिंक दीपिका पादुकोण होनी चाहिए आपकी हीरोइन। अच्छा, आपकी कोई प्रेफरेंस है? मुझे भी एक कर दे दे कोई। अच्छा, आपने एक वर्ड बोलना है इन लोगों के लिए, एक मैं प्लेयर का नाम लूंगा, आपके दिमाग में जो भी पहला वर्ड आता है आपने वो बोलना है। शाहिद अफरीदी, सुपरस्टार। वकार यूनिस, सुपर बॉलर। अच्छा, अब आप ना इनको डिश अगर आपने देनी हो कि ये डिश के साथ एसोसिएट करना हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा कि आप बिरयानी है, यू नो, तो अगर आपने इन प्लेयर को डिश एक देनी हो तो आप क्या देंगे शदाब को? यार बड़ा मुश्किल सवाल है यार। देना कुछ तो। अब देखो ना, अगर मैं किसी को आलू गोश्त बना दूं तो वो तो नाराज ही है। तो आलू को इतनी मजे की चीज होती है। मैं कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है यार। हाँ। ये वाले जवाब देंगे तो ये सारे मेरे दोस्त मेरे नाराज हो जाएंगे। सो कीप मी अवे फ्रॉम दिस। ये हम पहले बता देते हैं, डिश है ना, फिर क्या तो यार, लेकिन कुछ इतनी अच्छी डिशेस होती हैं यार, कोई और चीज बनवा ले, लाजमी तूने डिशेस बनवानी है। शदाब भाई फ्राई फिश। अच्छा, और अबरार अहमद? ये मतलब कि ना गलने वाली चीज है ना, पठान। सही। और शाहीन अफरीदी? शाहीन अफरीदी ये बड़ी देख का चमचा कर लेते हैं। हाँ। लंबे है ना। अच्छा, इनकी लुक्स के हिसाब से इनको रैंक करना है आपने 1 से 5 तक। एक मतलब नहीं, आप दोनों से पूछूंगा मैं, 1 से लेके 5 तक। एक मतलब द बेस्ट, शाहीन, नसीम शाह, वसीम जूनियर, आजम खान, धानी एंड मोहम्मद रिजवान। मुझे लगता है कि बाय लुक्स अगर मैं देखूं, जो मैंने कैमरा में देखा है, बाय लुक्स नसीम इज नंबर 1, बाय पर्सनालिटी शाहीन इज नंबर 2, बाय कैरेक्टर
Rizwan is number 3. With entertainment, Dhani is number 4. And with his skills, Mohammad Wasim is number 5. Sahi. And that is it, guys. That is the wrap of the show. बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके, आप लोगों को इनकी लाइफ में थोड़ा सा झांकने को मौका मिला. Thank you so much for having. Thank you, Bazal. All the best. Thank you for coming in. Yes, all the best.